हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने हमारे 3 वीडियोस में 16 प्रकार की विशेषताओं का डिटेल से अध्ययन किया है। आज हमारा लास्ट वीडियो है संविधान की विशेषताओं से संबंधित। इसमें 4 प्रकार की विशेषता हमारी बच गई हैं, उन सारी विशेषताओं का अपन क्लियर करेंगे। इसके बाद में अगला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारे प्रस्तावना से संबंधित। आइए दोस्तों, इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। 16वें प्रकार की विशेषता हमारी हो गई थी। आज अपन 17वें प्रकार की विशेषता लेते हैं। जैसी हमारी बुक में ले रखी है उसी अकॉर्डिंग अपन क्रॉनिकल वे में चलते जा रहे हैं। देखो, आपातकालीन उपबंध दे रखा है हमारा अगली कड़ी में। आपातकालीन उपबंध क्या है दोस्तों? आपातकालीन उपबंध, इसको देखिए। इसका मतलब है कि जब देश किसी भी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है या फिर विपरीत कंडीशन से गुजर रहा है, एडवर्स कंडीशन से गुजर रहा होता है, कुछ परिस्थितियां हमारे देश को प्रशासन चलाने के लिए फेवरेबल कंडीशन ना हो, यानी कि कोई देश अटैक कर ले या फिर आंतरिक तौर से हमारे ऊपर कोई हमला हो जाए या फिर कोई राज्य किसी भी टाइप का प्रशासन चलाने में सक्षम ना हो या फिर संवैधानिक विफलता बनी रहे या फिर वित्तीय आपात आ जाए, यानी कि देश आर्थिक संकट के बुरी दौर से गुजर रहा होता है, उस समय हमारे देश को चलाने के लिए कुछ विशेष उपबंधों को बनाया गया है सो दैट उनके अकॉर्डिंग अपन देश को अच्छी तरीके से और शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। उसी कड़ी में हमने अपने संविधान में एक बहुत ही खूबसूरत पोर्शन को लिया है जिसका नाम है आपातकालीन उपबंध। और ये आपातकालीन उपबंध का प्रोविजन हमने जिस देश से लिया है उसका नाम है जर्मनी। कौन सा देश है दोस्तों? ध्यान रखें, उस देश का नाम है जर्मनी। देखो, यहां से एक शब्द को याद रखना है, मनी। क्या नाम है? मनी। जब पैसा नहीं होता है तब आदमी के पास में आपातकालीन स्थितियां आती है। क्या नहीं होता? पैसा। पैसा यानी मनी। मनी मतलब आपातकाल। आपातकाल कब आता है? जब मनी नहीं होती। मतलब मनी का मतलब है जर्मनी। याद रखने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, तो आपको याद रखना है आपातकालीन उपबंध हमारे संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से लेके हमने भाग 18 में इसको डाल दिया है। कहां पे डाला है? हमने भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों को दर्शाया गया है, जिसका मतलब है देश विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, उस समय देश की शासन व्यवस्था को और अच्छे तरीके से चलाने के लिए जिन उपबंधों का उल्लेख कर रहा है उन्हें कहा जाता है आपातकालीन उपबंध। उस समय क्या होता है? सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंडर चली जाती है। क्या विशेषता होती है, किस तरह के होते हैं, उनको देखते हैं। इस आपातकालीन उपबंध यानी कि भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों का उल्लेख कर रखा है। जो पहले प्रकार की है उसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। ये हमारी कहां पे दे रखी है? ये हमारा दे रखा है अनुच्छेद 352 में। 352 अनुच्छेद में ये दे रखा है और जिसका नाम दिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल किस समय घोषित किया जा सकता है उसके बारे में देखो। इस समय क्या होता है? यदि या तो बाह्य आक्रमण हो जाता है, यानी कि बाहरी दृष्टि से कोई आक्रमण हो जाता है, या फिर भारत के अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, या फिर युद्ध की स्थिति बन जाती है, युद्ध की स्थिति। इन 3 कंडीशन में जब देश को लगे कि यार कोई बाह्य आक्रमण हो गया देश पे, या फिर इंटरनली किसी भी टाइप का आक्रमण हो गया, या फिर कोई वार जैसी कंडीशन सिचुएशन पैदा हो गई है, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो भारत का राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ये किस में उल्लेखित है? अनुच्छेद 352 में। और ये पहले प्रकार का है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगता है। कौन सी कंडीशन है ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय आपातकाल को समझाइए, तो आपको क्या समझाना है? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। यह बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर युद्ध की स्थिति के समय राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। यह देश के किसी एक भाग में या फिर पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इस तरह से हमें जैसा क्वेश्चन है, जिस लेंथ के अकॉर्डिंग पूछा गया, जितने नंबर का होता है उस अकॉर्डिंग हमें इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, आगे इससे संबंधित देखिए, बात करते हैं 2 नंबर की। इस समय क्या होता है, यानी कि ऐसी स्थिति बन जाती है तो सारी के सारी जो शक्तियां हैं सीधे राष्ट्रपति के अंडर में चली जाती हैं, या फिर देश का सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पूरे समय से पूरे देश पे प्रशासन चलाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है।
अब दूसरी मैं बात करता हूं जो आपकी आर्टिकल 356 में दे रखी है, यानी कि आपका राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब दोस्तों किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता आ जाए, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि कोई देश में शासन व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है, या फिर वो राज्य विशेष उस राज्य की व्यवस्थाओं को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा, बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा है, इस तरह की स्थिति बन जाती है, यानी कि असंवैधानिकता फैल जाती है। उस समय राष्ट्रपति महोदय वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देता है, इमरजेंसी घोषित कर देता है, और उस समय उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाथ में चली जाती है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के थ्रू या फिर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के थ्रू शासन व्यवस्थाओं का जायजा लेता है या फिर शासन व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के लिए ये 3 प्रकार की स्थितियां, ये एक प्रकार की स्थिति होती है, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय में। अब बात करते हैं अपन तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे आता है वित्तीय आपात, जिसका आर्टिकल 360 में दे रखा है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में दे रखा है, अनुच्छेद 360 में दे रखा है, जिस समय इसका मतलब होता है कि जब देश बहुत ही बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा होता है, उस समय सारी संपत्ति का हक किसके हाथ में चला जाता है? हमारे राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है, और राष्ट्रपति उस समय पूरे देश में वित्तीय आपातकाल घोषित कर देता है। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 18। एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। भारत एक एकल नागरिकता वाला देश है, यानी कि पहले तो मैंने कहा था भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है, जिसमें हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि भारत संघात्मक और एकात्मक दोनों शासन का एक कॉम्बो भारत ने लिया है। और हमने आपको कहा था जहां पे भी संघात्मक शासन व्यवस्था चलती है वहां राज्यों के पास में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य स्वयं की तथा उस संघ की दोहरी नागरिकता होती है। पहला मैंने पॉइंट लिखता हूं कि जनरली सामान्यतः संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता को एडॉप्ट किया जाता है। कैसी नागरिकता को एडॉप्ट किया जाता है? दोहरी नागरिकता को एडॉप्ट किया जाता है। लेकिन भारत क्या है? भारत ने, हमने कहा था, उसके लिए संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि फेडरेशन का यूज ना करके यूनियन का यूज करता है, क्योंकि भारत मानता है कि जब भारत में फेडरेशन होगा तब भारत की राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाना मुश्किल से बन जाएगा। इसलिए भारत ने यूनियन वर्ड का यूज किया और भारत राज्यों का एक विघटित राज्यों का अविघटित संघ के रूप में स्थापित खुद को किया था, और भारत ने खुद के सिंगल सिटीजनशिप या फिर एकल नागरिकता को एडॉप्ट किया। तो भारत एक एकल नागरिकता ग्रहण करने वाला देश है, जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। हालांकि हम जानते हैं कि जहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था वाले जो भी देश, हमने जितने, जैसे यूएसए की बात की, एक कैलिफोर्निया का नागरिक है, एक यूएसए का नागरिक है, जो भी संघीय शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं वो दोहरी नागरिकता को एडॉप्ट करते हैं। लेकिन भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश होते हुए, उनके फीचर्स होते हुए भी भारत में एकल नागरिकता है। यदि पूछा जाए कि हमने एकल नागरिकता का मॉडल कहां से एडॉप्ट किया है, तो उसको अपन कह देंगे कि हमने इस व्यवस्था को इंग्लैंड से लिया है। इखैरी नागरिकता, ई से इखैरी और ई से इंग्लैंड, या फिर एकल नागरिकता इंग्लैंड से हमने एडॉप्ट की है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श क्या मतलब हो गया इसका दोस्तों? यानी कि हमने पढ़ा था संविधान का भाग 4। वैसे दोस्तों सारी पिक्चर आपको उस टाइम क्लियर हो गई थी। हमारे संविधान के भाग 4 में हमने दे रखा है नीति निर्देशक तत्व।
नीति निर्देशक तत्वों के तहत हमने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया था कि भारत नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान में रख के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है, जिसके तहत वो स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक भोजन, देना चाहता है, वस्त्र, आवास, समान वेतन व विभिन्न वर्गों के लिए उपबंध, इत्यादि। ये कहता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श के रूप में स्थापित है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को हमने शामिल करके केंद्र और राज्य सरकार अपने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए उन लक्ष्यों को निरंतर अचीव करता आ रहा है। और जो भारत ने इस तरह के राज्य को व्यवस्था दी है कि संसाधन जब अपने पास में आते रहें, उसी टाइप से कल्याणकारी राज्य के गठन का निर्माण आप करते जाएं, इस तरह की विचारधारा रख के भारत ने एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया है, जो कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अवस्थित है, जिसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना, अच्छे तरीके से देना, जनताओं को पौष्टिक भोजन देना, वस्त्र, आवास, समान वेतन, विभिन्न वर्गों के लिए व्यवस्था करना। ये राज्य के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उन पे कोई भी किसी भी तरह का बाइंडेशन नहीं है कि आप इनको व्यवस्था को लागू करना ही करना है, लेकिन ये राज्यों का लक्ष्य है कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए अपनी जनता को ये सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड करें। ओके दोस्तों, अभी हमारी 19 प्रकार की व्यवस्था हो रखी है। अगली अपन देखते हैं आखिरी आज की विशेषताएं, और इसी के साथ ही हमारी विशेषता वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में प्रस्तावना वाला चैप्टर हम अगली कड़ी में देखेंगे। अगला जो हमारा 20वां जो पॉइंट है, अल्पसंख्यक अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था। क्या कहता है दोस्तों, आइए इस पॉइंट की भावना को समझने की कोशिश करते हैं। यह कहता है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्ग है, उनके लिए हमारे संविधान में बिल्कुल एक अलग तरीके से प्रोविजन किए गए। थोड़ा टेक्निकली इन चीज को समझ लेते हैं। देखो, हमारे संविधान के जो आर्टिकल 29 और 30 को जब आप पढ़ोगे, यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित, अल्पसंख्यक से संबंधित ही दे रखा है, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा, लिपि आदि इनको संरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि भारत के संविधान का सबसे कोर पोर्शन, फंडामेंटल राइट, ये इनको राइट देता है कि भाई कोई भी अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा और लिपि को सुरक्षित रख सकता है, उसको कंटिन्यू रख सकता है, संस्कृति को कंटिन्यू बनाए रख सकता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। तो माइनॉरिटीज का प्रोविजन तो हमने फंडामेंटल राइट में ही कर दिया था, यानी कि उसी की बात करता है कि भारत के संविधान में क्या खूबसूरतियां हैं। जो अल्पसंख्यक है, जिनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल कम है, वो भी अपने सभ्यता को बिल्कुल अच्छी तरीके से जीवन जी सकता है। भारत के संविधान में उनका भी स्पेशल प्रोविजन किया गया है अल्पसंख्यकों के लिए। अब अपन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाओं को देखते हैं। हमने देखो, पिछड़े वर्गों की मैं बात करता हूं, एससी और एसटी की, हमने इनके लिए विशेष उपबंध कर रखे हैं भारत के संविधान में। यानी कि विभिन्न प्रकार का मैंने इनको रिजर्वेशन हमने अपने संविधान में कर रखा है। जैसे कि बात करें, जैसे लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में इनको आरक्षण है। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के तहत इन्हें आरक्षण यहां पे प्राप्त है। और दूसरी जब मैं बात करूं सेवाओं में या फिर सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन के अवसर में, है ना, सरकारी नौकरियों में इन्हें क्या है, आरक्षण प्राप्त है।
किनको, आर्टिकल 335 के तहत अपन देखते जाते हैं। आर्टिकल 335 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 335 के तहत ध्यान रखें दोस्तों, जब हमने SC ST को आरक्षण देके हमने संविधान में खूबसूरती को तो ऐड किया ही था, और BR अम्बेडकर ने कहा था ये वाला जो प्रोविजन रहेगा वो 10 साल के लिए है। यानी कि हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को फुल फ्लेज लागू हुआ था। इन्होंने कहा था ये आपका 25 जनवरी 1960 तक चलता रहेगा, 10 सालों तक अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। नहीं होता तो फिर इसमें आपको अमेंड करके इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। और हमारे संविधान में इनको हमारे देश में हर 10-10 साल के अंतराल से बढ़ाया जा रहा है। तो आप दोस्तों कहोगे कि सर 25 जनवरी 2020 तो चला गया। जी हाँ, मैं इसको यहाँ पे समझता हूँ, यानी कि 25 जनवरी 2020 को ये हमारा एक्सपायर होने वाला था। हमने 10-10 साल के बढ़ाते बढ़ाते ये हम ले आए थे 25 जनवरी 2020 तक। इसके बाद में हमने 126वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए थे हमारी संविधान संसद में, और इस विधेयक को 104वें संशोधन, अभी जो हमारा रिसेंटली आज जो मैं वीडियो दे रहा हूं इस तारीख तक 104वें संशोधन हो चुके हैं। और जो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो लोकसभा और विधानसभाओं में SC और ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। और ये जो डेट बन गई है 25 जनवरी 2030 बन गई है। दोस्तों ये ध्यान रखें, ये करंट में अपडेटेड है। आपको GST का हो गया और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का हो गया, ये वाले आर्टिकल जो अभी रिसेंट में जो अपडेट हुए, OBC आयोग का जो गठन किया गया है, इन सारों को आपको याद में रखना है। अभी रिसेंटली इसके पॉइंट ऑफ व्यू अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध SC और ST को लोकसभा और विधानसभाओं में इनको रिजर्वेशन जो दे रखा है, इनको हमने कब तक आगे अपडेट कर दिया, 25 जनवरी 2030 तक के बढ़ा दिया है। और 104 अभी तक भारत के संविधान में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, 104 अमेंडमेंट, और 104वां अमेंडमेंट जो हुआ है वो इससे रिगार्डिंग हुआ है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जो आर्टिकल 335 में जो सरकारी सेवाओं में या फिर विभिन्न प्रकार की सेवाओं में जो आरक्षण जो दे रखा है, इसको 10-10 साल के हिसाब से बढ़ाने की बात नहीं की गई थी। ध्यान रखें, केवल इन दो में, लोकसभा और विधानसभाओं में इनको 10-10 साल से बढ़ाने की बात या फिर 10 साल तक के लिए रखा गया था। इनमें 10 साल वाला बाइंडेशन नहीं है, इस चीज को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। और अपन बात कर लें अदर बैकवर्ड कास्ट की। अदर बैकवर्ड कास्ट की मैं बात करूं, OBC की, सॉरी अदर बैकवर्ड क्लास की बात करूं, अन्य पिछड़ा वर्गों की मैं बात करूं, तो OBC को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 1993 से 27% आरक्षण इनका क्या किया था, सिक्योर किया था। अभी रिसेंट में ध्यान रखें, यानी कि जो आपका अमेंडमेंट हुआ है 102वां संविधान संशोधन, जिसके तहत OBC आयोग को OBC आयोग का गठन किया गया है तथा अदर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिकता प्रदान की गई है। इनको संवैधानिकता प्रदान की गई है। ओके दोस्तों, तो ये तो था आज की हमारी क्लास के बहुत ही कोर पोर्शन था। और हमारे संविधान के लास्ट वाले पॉइंट में क्या दे रखा था दोस्तों, कि हमने अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। जैसे कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात करें, उनकी लिपि, संस्कृति, भाषा और ये प्रकार की बचाने की धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह ने दे रखी है। और दूसरा अपन देख रहे अन्य पिछड़े वर्ग जितने भी SC ST OBC, इन सारे प्रकार के जो पिछड़े वर्ग है, इनके भी हितों का विशेष तौर से ध्यान रखा गया। SC ST की बात करें, इनको लोकसभा और विधानसभाओं के साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान है। और उसी प्रकार से अन्य बैकवर्ड जो क्लास है, इनके भी आयोग को संवैधानिकता प्रदान, आर्टिकल 102वें संशोधन के तहत इनको संवैधानिकता प्रदान कर दी गई है दोस्तों। और किसी भी टाइप के आपके क्वेश्चंस रहे, कोई भी क्वेरी रहे दोस्तों, हमने अपना ये आज हमारा चौथा वीडियो है, 4 वीडियो में सारी विशेषताओं को पूरी डिटेल के साथ में हमने डिस्कशन किया है दोस्तों। और किसी भी टाइप का आपको डाउट रहे, कोई भी आपका क्वेश्चन रहे दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।